प्रियंका को अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड था कि वह हर रोज अपने पति को ताना मानती थी। देवकृष्ण प्रियंका की बातों को केवल हंसी मजाक में टाल देता था और यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इंसान की खूबसूरती उसके दिल से होती है, ना कि उसके चेहरे से। प्रियंका को यह बात समझ में आती उससे पहले बहुत ज्यादा देरी हो चुकी थी। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नई क्राइम स्टोरी में। और आज की जो क्राइम स्टोरी है वो मध्य प्रदेश के धार जिले से है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और रियल कहानियां मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूं। तो देखिए, आज की रियल क्राइम स्टोरी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के धार के गोदी खेड़ा गांव से। यहाँ पर देवकृष्ण अपने परिवार के साथ में रहता है। वो अपने परिवार का इकलौता लड़का है और वह मिर्ची का व्यापार करता है। 2015 में उसकी शादी मध्य प्रदेश के धार जिले में ही एक जगह है बदनावर, वहां की रहने वाली प्रियंका से हुई थी। प्रियंका देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और जिस समय उसकी शादी हुई थी वह नाबालिग थी। शादी होने के बाद में वो अपने ससुराल में आ जाती है और बहुत ही अच्छे से वो परिवार के साथ में रह रही थी। लेकिन प्रियंका को अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड था और वो अक्सर अपने पति देवकृष्ण को ताने मारती रहती थी कि तुम तो काले हो और मैं देखो कितनी ज्यादा खूबसूरत हूँ, मैं बहुत ही स्मार्ट लड़का डिजर्व करती हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। और इस तरीके से वो अपने पति को ताने मारती थी। लेकिन जो उसका पति था वो हंसी मजाक में इन सब बातों को टाल देता था। वहीं उसके जो परिवार के लोग थे वो बहू को समझाते थे कि तुम किस तरीके की बातें करती हो, ये सब बातें अच्छी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर प्रियंका को यह बात समझ में नहीं आती थी। उसको ऐसा ही लगता था कि जो उसका पति देवकृष्ण है वो उसके लायक नहीं है। देवकृष्ण और प्रियंका की लाइफ अच्छी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और इसी बीच में साल आता है 2017 का। इनके परिवार में एक शादी होती है और वहां पर प्रियंका की मुलाकात होती है एक कमलेश नाम के युवक से। कमलेश देखने सुनने में देवकृष्ण से ज्यादा स्मार्ट था और वह प्रियंका के मैके पक्ष से आता था। शादी के दौरान इन दोनों की मुलाकात होती है और धीरे धीरे प्रियंका कमलेश से बातचीत करना शुरू कर देती है और कमलेश का उसके मैके में आना जाना लगा रहता था। और इस वजह से जब भी प्रियंका अपने मैके जाती थी तो वहां पर उसके कमलेश से मुलाकात होती रहती थी और इस तरीके से कमलेश और प्रियंका का जो रिलेशन है उसकी शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे जो इनके बीच की बातचीत थी वो एक दूसरे से मिलने जुलने में और फिर इनके बीच में प्यार और रिलेशन भी हो जाता है। लेकिन इनके रिलेशन के बारे में देवकृष्ण को कुछ भी पता नहीं चलता है। और अब साल आ जाता है 2021 का, यानी कि 2017 में इन दोनों के बीच में मुलाकात हुई थी और 2021 का समय आ गया था। लगभग 4 साल का समय बीत चुका था और 2021 में इसी समय देवकृष्ण को इस बात की जानकारी होती है कि उसकी जो पत्नी प्रियंका है उसका किसी के साथ में रिलेशन है। वह इस बात का विरोध करता है, अपनी पत्नी को समझाता है, साथ ही साथ अपने ससुराल वालों से भी बात करता है और उनको बताता है कि प्रियंका का किसी के साथ में रिलेशन है। वो ससुराल में रहती तो है लेकिन दिन भर किसी से बातचीत करती रहती है और यहाँ पर वह किसी का ना तो ध्यान रखती है और ना ही किसी की केयर करती है। इस तरीके की बातें वो प्रियंका से भी कहता है और अपने ससुराल वालों से भी कहता है। तो यहाँ पर ससुराल वाले कहते हैं कि ठीक है, तुम कुछ समय के लिए प्रियंका को उसके मैके छोड़ दो। देवकृष्ण प्रियंका को मैके छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर देवकृष्ण की यही सबसे बड़ी गलती थी। जैसे प्रियंका अपने मैके पहुंचती है वहां पर कमलेश के साथ जो उसका मिलना जुलना था वो बिल्कुल नॉर्मल सा हो जाता है और अब उसको किसी तरीके की दिक्कत ही नहीं हो रही थी अपने प्रेमी से मिलने में। और इनका जो रिलेशन था अब पहले से ज्यादा ही स्ट्रांग हो गया था, क्योंकि वह पति से तो दूर रह रही थी जिसको वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और वहीं दूसरी ओर वह अपने प्रेमी के साथ में बिना किसी रोक टोक के मिलजुल रही थी। और इस तरीके से प्रियंका को अब अपने प्रेमी से मिलने का आसान तरीका मिल गया था और इस तरीके के बारे में धोखे से ही उसके पति देवकृष्ण ने बता दिया था कि जल्दी से ससुराल में लड़ाई झगड़ा करो और मैके पहुंच जाओ और फिर अपने प्रेमी से मिलते जुलते रहो। प्रियंका अक्सर अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके मैके चली जाती थी और लंबे समय तक वहां पर रहती थी और अपने प्रेमी से मिलती जुलती रहती थी। लेकिन इसी बीच में प्रियंका के परिवार वालों को ऐसा लगता है कि उनकी बेटी का मैके में आना जाना बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट हो गया है। तब वे लोग उसको समझाने लगे थे और उसके ऊपर दबाव बनाते थे कि तुम जल्दी से जल्दी अपने ससुराल जाओ, क्योंकि ससुराल वाले पैसे वाले लोग थे, अच्छा खासा परिवार था। लेकिन प्रियंका अपने हाथ से ही अपने रिश्ते को खत्म कर रही थी और इसके बाद में परिवार वाले जैसे ही उसके ऊपर दबाव बनाने लगे थे तो यहाँ प्रियंका को ऐसा लगता है कि अब उसकी दाल नहीं गलेगी और इसके बाद वो अपने ससुराल वापस आ जाती है। ससुराल वापस आने के बाद प्रियंका अपने पति देवकृष्ण और परिवार के साथ बहुत अच्छे से रह रही थी और यहाँ पर देवकृष्ण को ऐसा लग रहा था कि शायद प्रियंका को अब यह बात समझ में आ गई है कि उसकी जो जिंदगी है वो ससुराल में कर सकती है, ना कि मैके में। और इसी बीच में एक ऐसी घटना घटित होती है जिसने देवकृष्ण के पूरे परिवार को तोड़ करके रख दिया था। दिन था 6 अप्रैल की रात का। 6 अप्रैल की रात को देवकृष्ण का पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था और इसी समय पर इनके घर में कुछ बदमाश आ जाते हैं। जैसे ही ये लोग घर के अंदर पहुंचते हैं ये लोग लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। आहट सुनने के बाद में देवकृष्ण की नींद खुल जाती है। वह अपनी पत्नी प्रियंका को जगा देता है और इसी बीच में बदमाशों
और देवकृष्ण के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बदमाशों ने मिल करके देवकृष्ण का काम तमाम कर दिया। प्रियंका ने अपने पति को बचाने के लिए जोर जोर से शोर मचाया और आसपास के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और जैसे ही बदमाशों को यह लगा कि आस पड़ोस के लोग जग गए हैं, वो लोग तुरंत मौका पा करके वहां से भाग गए। वे परिवार वालों की मदद से देवकृष्ण को अस्पताल ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले देवकृष्ण इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका था और फिर परिवार वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस की टीम घर पर पहुंचती है और सबसे पहले पूरी क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। यहाँ पर पुलिस की टीम को कुछ ऐसा लग रहा था कि ये जो पूरा केस है वो लूटपाट का है, लेकिन जब पुलिस की टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है तो एक ऐसी कहानी खुल करके सामने आती है जिसके बारे में जब आप भी जानेंगे तो आप भी लोग हैरान हो जाएंगे। पुलिस की टीम जब पूरे क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उनको वहां से कोई ऐसा सुराग नहीं मिला था जिससे इस बात की जानकारी हो सके कि इसके पीछे किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ है जो परिवार के अंदर ही छिपा बैठा हुआ है। पुलिस की टीम सबसे पहले प्रियंका से पूछताछ करती है और वो यहाँ पर बताती है कि 3-4 लोग घर के अंदर घुसे थे, उन लोगों ने अपना चेहरा ढका हुआ था और वो लोग लूटपाट कर रहे थे और इसी बीच में जब देवकृष्ण की नींद खुल गई, उसने विरोध किया तो लड़ाई झगड़ा हुआ और बदमाशों ने देवकृष्ण के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वह घायल होकर के बिस्तर पर गिर गए। बदमाशों के जाने के बाद मैंने उनको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया और इस तरीके की पूरी बात प्रियंका ने पुलिस को बता दिया। पुलिस की टीम ने जब परिवार वालों और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की तो उन लोगों ने भी यही कहा कि जिस समय इनके घर में बदमाश घुसे थे तो उसकी पत्नी जो प्रियंका है वो लगातार शोर मचा रही थी और पड़ोस की रहने वाली एक महिला ने उसकी आवाज को भी सुना था। तो ये सब बातें पता चलने के बाद में पुलिस को अब यही लगने लगा था कि ये जो पूरा केस है वो लूटपाट का है, लेकिन पुलिस ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको केवल लूटपाट तक ही सीमित नहीं किया था। पुलिस की टीम ने देवकृष्ण के नंबर के साथ साथ परिवार के सभी लोगों के जो मोबाइल नंबर थे उनकी कॉल डिटेल्स को चेक किया और इसी बीच में पुलिस की टीम को एक ऐसा नंबर मिला जिस पर देर रात घंटों तक बातचीत होती रहती थी और ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि देवकृष्ण की पत्नी प्रियंका का था। पुलिस की टीम को अब प्रियंका के ऊपर शक होता है और वो प्रियंका से पूछताछ करते हैं और जो उसके मोबाइल नंबर में एक सस्पेक्टेड नंबर मिला था जिससे वो लगातार लंबी लंबी बातचीत करती थी, तो पुलिस की टीम उस नंबर के बारे में पूछती है जिससे लगातार प्रियंका लंबी बातचीत करती रहती थी और प्रियंका बहुत देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाती है और बताती है कि यह नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसके दोस्त जो उसके मैके पच से है कमलेश का है। कमलेश के बारे में जब जानकारी मिलती है तो पुलिस की टीम कमलेश के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है और कमलेश के नंबर को अच्छे तरीके से चेक करती है और इसी बीच में पुलिस को पता चलता है कि ये जो कमलेश का नंबर था 6 अप्रैल की रात जिस समय ये घटना घटित हुई थी तो देवकृष्ण के घर के पास में एक्टिव था। पुलिस अब कमलेश के बारे में पूरी जानकारी जुटाना शुरू कर देती है और इसी बीच में उनको यह पता चलता है कि 6 अप्रैल की रात जिस समय देवकृष्ण के घर में यह घटना हुई थी उस समय कमलेश का जो मोबाइल नंबर था उसके घर के आसपास ही एक्टिव था। तो इस तरीके की जानकारी मिलने के बाद अब पुलिस को शक होता है कि ऐसा क्या कारण था कि कमलेश भी उस रात घर के आस-पास मौजूद था। पुलिस की टीम कमलेश को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है। तो यहाँ पर कमलेश यही कहता है मैं तो इनके घर के आसपास आए नहीं, मैं तो उस दिन बदनावर में था जो इनके घर से बहुत दूरी पे है। लेकिन पुलिस को इस बात के पुख्ता सबूत थे कि हो न हो इसका जो मोबाइल नंबर है उनके घर के आसपास ही एक्टिव था, क्योंकि उन लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठा किए थे वो इस बात की पूरी जानकारी दे रहे थे। बहुत देर तक कमलेश पुलिस सामने टिक नहीं पाता है और जब वो लोग लगातार उससे पूछताछ करते रहते हैं तो वो पूरी कहानी खोल करके रख देता है कि हाँ, देवकृष्ण के घर में ये जो घटना हुई है उसको अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही दिया है और इसमें उसकी पत्नी प्रियंका का भी हाथ है। जब पुलिस की टीम को यह पता चलता है कि देवकृष्ण की पत्नी प्रियंका भी इस पूरे घटना में शामिल है तो वो लोग प्रियंका को गिरफ्तार करते हैं और फिर कमलेश और प्रियंका को आमने सामने बिठा करके इनसे पूछताछ करना शुरू करते हैं। पुलिस की टीम सबसे पहले प्रियंका से पूछती है कि उसने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। तो प्रियंका यहाँ पर बताती है कि वो अपने पति को पसंद नहीं करती थी और वह चाहती थी कि उसका जो हस्बैंड हो वो हैंडसम हो, देखने में सुंदर हो, वही जो उसका पति था वो सांवला था और वह उसको बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और इसी वजह से जब उसका रिलेशन कमलेश के साथ में हो जाता है तो वह कमलेश से शादी करना चाहती थी। लगभग 2017 से वो कमलेश के साथ रिलेशन में थी और मेरे रिलेशन को लगभग 9 साल से ज्यादा समय हो गया था। मैं अपने पति को छोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर के अपने पति को ना तो तलाक दे सकती थी और ना ही उससे छुटकारा पा सकती थी और मैं अपने प्रेमी कमलेश से शादी करना चाहती थी। जब तक मैं अपने मायके में रह रही थी तो मैं कमलेश से आसानी से मिलजुल लेती थी, लेकिन जब मेरे परिवार वालों को मेरे रिलेशन के बारे में पता चल जाता है तो मायके वाले मुझको ज्यादा दिन तक घर में नहीं रुकने देते थे और वो लोग मुझे वापस भेज देते थे। और अब हमें ऐसा लगने लगा था कि जब तक मेरा पति देवकृष्ण हमारे रास्ते से नहीं हटेगा
हमारा जो रिश्ता है आसानी से कभी भी नहीं आगे बढ़ सकता है। और इसके बाद हम लोगों ने देवकृष्ण को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। मैंने पूरी प्लानिंग की और इसके लिए 1 लाख रुपए भी इकट्ठा किए। और इस काम को करने के लिए मैंने कमलेश से कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो तो बिना किसी गलती के इस पूरी घटना को अंजाम दे दे। और इसके बाद कमलेश ने अपने दोस्त सुरेंद्र से बातचीत की। सुरेंद्र को उसने 1 लाख रुपए दिया और इसके बाद सुरेंद्र इस पूरी घटना को करने के लिए तैयार हो गया। हम लोगों ने देवकृष्ण को अपने रास्ते से हटाने का 3 अप्रैल की रात का प्लान बनाया था, लेकिन सुरेंद्र उस रात को घर पर नहीं पहुंच पाया और इस वजह से हमारा प्लान फेल हो गया। मैंने सुरेंद्र को फोन किया और उससे व्हाट्सएप पर बात की और उससे कहा कि यदि तुम मेरा काम नहीं कर सकते हो तो तुम मेरे पैसे वापस कर दो। और जब पुलिस प्रियंका का मोबाइल चेक कर रही थी तो ये जो चैटिंग थी इसके बारे में पुलिस को पता चल गया था और यही चैटिंग अहम सबूत बनती है जिसने इस बात को खोल करके रख दिया था। 100% प्रियंका का इस पूरी घटना में हाथ जरूर है। और इसके बाद प्रियंका ने आगे बताया कि सुरेंद्र ने मुझसे यह कहा कि वह इस घटना को 6 अप्रैल को अंजाम देगा। मैंने 6 अप्रैल को पूरी फील्डिंग सेट किया और सबसे पहले अपने परिवार वालों के खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया, जिसकी वजह से पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। और इसके बाद सुरेंद्र घर के अंदर पहुंचता है और उसने धारदार हथियार से देवकृष्ण का काम तमाम कर दिया और फिर वो वहां से भाग गया। मैंने इस पूरी घटना को लूट की घटना दिखाने के लिए शोर भी मचाया और अपने पड़ोस के रहने वाली महिला को बार बार आवाज दी, जिससे यही लगे कि यह एक प्री प्लान साजिश नहीं बल्कि लूटपाट का मामला है। लेकिन जब पुलिस की टीम ने प्रियंका का व्हाट्सएप चेक किया और पूरी चैटिंग को चेक किया तो उनको यह पता चल गया था कि प्रियंका का कमलेश नाम के युवक के साथ में रिलेशन है। और उनको वो चैटिंग भी मिल गई थी जहां पर वह सुरेंद्र को धमका रही थी कि मैंने तुमको 1 लाख रुपए दिया था और 3 तारीख के बाद गई थी, लेकिन फिर भी तुम 3 तारीख को इस घटना को अंजाम नहीं दे पाए हो। और यहाँ पर सुरेंद्र ने उसको श्योरिटी दी कि 3 को नहीं मैं 6 को तुम्हारा काम जरूर कर दूंगा। और प्रियंका की इसी चैटिंग ने आगे चल करके उसके द्वारा रची गई पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे प्रियंका को अपनी खूबसूरती पर इतना ज्यादा घमंड था, इतना ज्यादा नाज था कि उसने अपने प्रेमी के लिए अपने बेगुनाह पति को रास्ते से हटाने के लिए इतना खौफनाक प्लान बनाया। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिमिनल अपने आप को कितना भी होशियार क्यों ना समझ ले, वो कुछ ऐसी गलती जरूर कर जाता है जो उसके गुनाहों का पर्दाफाश कर देता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।